मेरा हो गया, मेरा बाइट खुल गया। राजनीति भी बड़ी अजीब चीज होती है। यहाँ धर्म और जाति के आश्रय होते हुए सत्ता के शिखर तक पहुंचा जाता है। सत्ता के गलियारों में धर्म और जाति का नाम लेकर वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही परिस्थिति आज की मौजूदा राजनीति में बन गई है। मगर जो राजनीति का ये कहरा है, इस राजनीति के कहरे को लोग भी बखूबी समझते हैं। मगर चुनावी दंगल में जब राजनेता कूदते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं और धर्म और जाति के आश्रय अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। वहीं एक खास बात ये भी है कि कभी कभी राजनेता भी अपने मूल्य और सिद्धांतों से भटक जाते हैं, जैसा कि आप फिलहाल इन तस्वीरों में देख रहे हैं। बिहार के कई जिले दंगों की आग में झुलस रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में जाकर क्या संदेश दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो अमन और शांति की दुआ करने के लिए एक संदेश देने गए हैं या कुछ और है यह तुष्टीकरण की राजनीति, जैसा बीजेपी कह रही है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। चलिए राजनीति के इस कहरे को परत दर परत हम खोलते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा दौर में भारत की राजनीति किस ओर आ टिकी है। क्या बिहार में भी अब अक़लियत बनाम कुछ और वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो रहा है? किसी को अक़लियत का वोट चाहिए तो किसी को एक अलग धर्म और संप्रदाय का वोट चाहिए। भारत की राजनीति के इतिहास में हम ये देख रहे हैं कि चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो या कोई अन्य प्रदेश हो, लोग अल्पसंख्यक समुदाय को अपने वोट बैंक के तौर पर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के लोक लुभावन वादे देते हैं। लेकिन यहाँ जो आप आज तस्वीरें देख रहे हैं, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद दिख रही है और इस दावत इफ्तार में डिजिटल तरीके से पीछे लाल किले को उभारा गया है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यह संदेश देना चाह रहे हैं कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे नेता नीतीश कुमार दिल्ली की गद्दी तक पहुंचे। ज़रा इस दावत इफ्तार की एक तस्वीर आप देखिए। बैकड्रॉप में लाल किला बनाया गया है, उसके नीचे बैठे हुए हैं। थीम है कि 2024 में झंडा फहराएंगे लाल किला से। इफ्तार का वक्त हो चुका है। आप हजरात इफ्तार का वक्त हो चुका है। जो हजरात खड़े बैठ जाएं और इफ्तार करें। मीडिया के सामने बैठा हुआ है। लाइव फ्रेम तो सही अपना पास से ही कर रहा, दूर से नहीं। हम आपको वीडियो भेज देंगे मोबाइल के बनाने। अमन हाथ पीछे कीजिए ना। तो देखा आपने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कुछ खास मंत्रियों के साथ पटना के फुलवारी शरीफ पहुंचे और वहां वह इस्लामिक
बीएड कॉलेज के दावते इफ्तार में शरीफ हुए। बहरहाल ये एक बड़ा सवाल है, क्या यह एक माकूल समय था जिस वक्त बिहार हिंसा की आग में झुलसा हुआ है, या कुछ और था? यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तरफ एक खास धर्म और समुदाय के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, क्या यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर था? क्या वो संदेश देना चाह रहे हैं? क्या उनको ऐसा लगता है कि बिहार में बीजेपी एक खास धर्म और मतलब हिंदुत्व की राजनीति को लेकर अपने आश्रय यदि वोट बैंक का पोलराइजेशन कर सकते हैं, तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी ऐसा कर सकती है ताकि महागठबंधन को लाभ मिल सके आगामी लोकसभा चुनाव में। ये तो एक परिस्थिति है। वहीं अगर हम दूसरी परिस्थिति की बात करें तो बिहार में जिस तरीके से हम यह सभी जानते हैं, बिहार हो या देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक वोट बैंक बीजेपी का कोर वोटर नहीं होता है। बीजेपी के साथ उनकी तालमेल कम होती है और बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ती है। तो बिहार में नीतीश कुमार को क्यों ऐसा डर लग रहा है और वो इस वोट बैंक में सेंधवारी न हो, उसके लिए वो जोर आजमाइश करते क्यों दिख रहे हैं? दरअसल क्या उन्हें ओवैसी का डर है? जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा ही लगता है कि बिहार में बीजेपी बनाम महागठबंधन अकलियत वोट बैंक को लेकर रण क्षेत्र में नहीं है। दरअसल महागठबंधन को ओवैसी की पार्टी AIMIM से डर लग रहा है। तो बिहार में ओवैसी ने भी एक जोरदार एंट्री मारी है और सीमांचल का जो पूरा इलाका है वहां उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली है। हाल के दिनों में मार्च में वो 2 दिवसीय दौरा भी बिहार में कर चुके हैं। तो क्या महागठबंधन को यह डर सता रहा है कि उनके जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, उनका जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं ओवैसी की तरफ न शिफ्ट हो जाए और उनसे खिसक न जाए? तो इसके लिए यह ध्रुवीकरण हो रहा है। बहरहाल क्या यह माकूल समय है? क्यों बिहार जैसे प्रदेश में इस बार जातीय हिंसा हुई, ये सवाल बीजेपी ने भी जोरदार तरीके से सोमवार की विधानसभा में पूछा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जोरदार लहजे में यह कहा कि आज से पहले तो यह परिस्थिति बिहार में नहीं थी, तो यह परिस्थिति अब बिहार में क्यों उत्पन्न हुई? क्या महागठबंधन बिहार में कुछ और संदेश देना चाह रही है और वो एक खास धर्म और संप्रदाय के सहारे राजनीति रोटी सेक रही है? वहीं महागठबंधन के लोगों ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया और उन्होंने कहा कि जब एनडीए में नीतीश कुमार थे तब तो इस तरह की हिंसा नहीं होती थी। इसका मतलब बीजेपी अलग हो गई है, उसकी राह जुदा हो गई है। तो बिहार में वो अमन और शांति बिगाड़ना चाहती है ताकि सत्ता पक्ष को वो बदनाम कर सके। तो कुछ इस तरह की राजनीति बिहार में चल रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है और विपक्ष सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे एक मीठी मुस्कान है और वो शाम को दावते इफ्तार में पहुंचते हैं। तो इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब बिहार में राजद और जदयू वोट बैंक की राजनीति को लेकर आमने सामने है और नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि उनके पास इस वोट बैंक को लेकर खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि पूर्व के दिनों में भी ये नीतीश कुमार का वोट बैंक नहीं रहा है। नीतीश कुमार ने पिछड़े और अति पिछड़ों के बीच अपनी पैठ बनाई है और अलग अलग जातीय समीकरण के आश्रय वो बिहार में गठबंधन के सहारे सत्ता तक पहुंचती रही है। खैर, ये तो एक सवाल है, लेकिन एक दूसरा सवाल तो ये है कि बिहार हिंसा की आग में झुलसा और यहाँ अमन और शांति को किसकी नज़र लगी? इस पूरे मामले में हमारे राजनेताओं की भूमिका कितनी अहम है? बिहार में अमन और शांति कायम रहे और इस तरह की जातीय हिंसा और उन्माद न हो, ये तभी संभव होगा जब हमारे मौजूदा दौर के यह राजनेता भी तुष्टीकरण की राजनीति से इतर समाज में कुछ बेहतर और बदलाव के लिए करें, रोजगार सृजन के लिए काम करें और प्रदेश को की आर्थिक तरक्की से लेकर यहाँ समाजवाद की स्थिति कायम करें। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।